स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो है पादपों में पोषण। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कौन सा प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। ये आप क्लास 6 में पढ़ लिए हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। पोषक तत्व इन्हें हम कहते हैं। बिना भोजन के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें भोजन जो है एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यह आपको मालूम ही है। पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, अपने आप भोजन बना लेते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होता है। यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग क्या है, भोजन प्राप्त करने के लिए या तो पेड़ पौधे पे निर्भर हैं या फिर कोई ऐसे जानवर पे निर्भर हैं जो जिसको हम लोग मारकर खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो पहला पॉइंट है हम लोगों का जो पढ़ना है वो है पादपों में पोषण विधि। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जहाँ जो पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे ये सारे जो खनिज तत्व होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थ बनाता है। जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रत्येक सजीव को अपने शरीर की संरचना और वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन एवं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पादप जो स्वपोषी कहते हैं, तो हम देख लीजिए स्वपोषी देख लिए हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वैसे जीव जो अधिकतर अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उसको हम लोग विषम पोषी जीव कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है। जो पादप तो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये कहाँ होता है? क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित हो सकता है अथवा केवल कुछ विशेष भाग में ही अपना भोजन बना सकते हैं? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस तरह प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जो जल एवं खनिज होते हैं जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो स्टीम होता है उसके द्वारा ये पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो भी जड़ के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है पोषक तत्व, पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो छोटे छोटे रंध्र होते, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र कहेंगे ना, उनके द्वारा जो होता है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्तियों के द्वारा पेड़ में चला जाता है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये जो होता है ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है, जो हम लोग चित्र देखेंगे आगे।
ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आगे पढ़ने से पहले हम लोग कोशिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए कि कोशिका दिया हुआ है ना, कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती है। सभी के घर क्या होते हैं, इमारतों से बने, ईंटों से बने होते हैं। इसी सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। हम ऐसे नगन आंखों से हम लोग कोई भी कोशिका को हम लोग नहीं देख पाएंगे। कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी एक ठो यंत्र होता है, उसी का सहायता लेना पड़ेगा हमें। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं का एक पतली बाह्य संरचना, जो बाहर का जो संरचना होता है उसे घिरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे है कि इसमें केंद्र में एक स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए चित्र 1.1 में ये जो है कोशिका का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे जो बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, और जो तरल पदार्थ होता है ना, तो उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और जो बाहर जो झिल्ली होती है भीत की तरह, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जो खनिज होते हैं, जो जल होते हैं, जो जड़ के द्वारा खींचे जाते हैं, शोषित कर लिए जाते हैं, वो वाहिकाओं द्वारा, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पूरे प्लांट में फैली होती है ये नलिकाएं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है, आसान रास्ता बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कैसे बनाते हैं भोजन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करने में पत्तियों की मदद करता है। जो स्टार्च होता है उसको स्टोर करने में मदद करता है क्लोरोफिल। इस ऊर्जा का उपयोग जो क्लोरोफिल के द्वारा सौर का प्रकाश जो स्टोर किया जाता है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। पेड़ पौधे इसके द्वारा खाद्य संश्लेषण करता है अपना, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए इसका आंसर कि प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर जो होता है, सभी सजीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर भोजन पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे समीकरण, इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने के बाद जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलेगा तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पेड़ पौधे रिलीज करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है अपने लिए पेड़ पौधे बना के रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन को मुक्त कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट तथा पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि स्टोर हो जाती है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है 1.2 क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का कटा चित्र। ठीक है,
ये जो है पत्ती है, ठीक है, आप लोग लीफ समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि पत्तियों का काट, जब इसको काट कर देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो यहाँ देखिए ये जो है रंध्र दिखेगा आपको, कोशिका द्वार दिखेगा और क्लोरोफिल जो होता है वो दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दिखाता है। जब स्टार्च पत्तियों में स्टोर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो संपूर्ण रूप से हो चुका है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। यहाँ पे देखिए चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्थित चित्र बनाया गया है, ठीक है। जब मिल रहा है तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ से जल और खनिज तत्व जो होते हैं जड़ के द्वारा खींचे जाते हैं और स्टीम के जरिए पत्तियों में भेज दिए जाते हैं, यहाँ पे उनका भोजन बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं जो होती है में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए, यानी कि वाष्पन के द्वारा जल को रोकने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तने भी, ठीक है। एक क्रियाकलाप दिया है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेने हैं। एक को अंधकार में रखना है लगभग 72 घंटों के लिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है, वो भी सेम टाइम के लिए। अब देखिए दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को जो आप लोग देख पाएंगे वो आपके अपने नोट में लिखने हैं। अब उस गमले को जिसे अपने अंधकार में रखा था 3 या 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है, पुनः फिर से आयोडीन परीक्षण करना है और जो भी आप देखेंगे अपने नोट कॉपी में लिखने हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की यानी कि रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य जो रंग के क्लोरोफिल होते हैं कि हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि जो होता है हरा रंग ढक जाता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं, ठीक है। आपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अवपंकी, ठीक है, जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। शैवाल तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। देखिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? जो शैवाल होते हैं इनका रंग हरा क्यों होता है? देखिए क्यों होता है कि इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। ये शैवाल भी अपना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन खुद बना पाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। जो प्रोटीन है नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी मिला होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा पादपों को। यदि आप याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो डायरेक्ट जो होता है नाइट्रोजन जो होता है वो वायु में अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। वायु के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं पादप। तो देखिए मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं या मिला देते हैं। यह विलयन पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं जड़ों को द्वारा। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। कई बार देखा होगा कि खाद डालते हुए किसान को जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता बहुत हो जाती है, बहुत मात्रा में होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण
कर पाते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर का अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।